नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर नक्सली नेता सुधाकरण से जुड़ी हुई आ रही है। रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है। कहा जा रहा है कि टॉप नक्सली नेता सुधाकरण ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली सुधाकरण, जिसके सरेंडर करने की खबर आ रही है। और बताया जा रहा है कि सुधाकरण के साथ उसकी पत्नी नीलिमा ने भी तेलंगाना में सरेंडर किया है। नीलिमा पर भी 25 लाख का इनाम, 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकरण और उसकी पत्नी पर 25 लाख का इनाम, जिनके दोनों के ही सरेंडर करने की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में इन दोनों ने सरेंडर किया है। इनके ऊपर 1 करोड़ और पत्नी के ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित था। और झारखंड संपादक राजेश तोमर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, एक बड़ी कामयाबी मानी ही जाएगी, साथ ही साथ बड़े निश्चिंत हुए होंगे आज झारखंड पुलिस के लोग भी, क्योंकि इस पर बड़ा इनाम तो था ही और एक बड़ा प्रेशर भी। देखिए, अगर आप नक्सली नेता सुधाकरण की बात करें तो झारखंड के जो सबसे टॉप नक्सली नेता हैं, जो सेंट्रल कमेटी के मुखिया हैं, वो हैं सुधाकरण, जिन पर 1 करोड़ रुपए की राशि रखी हुई थी झारखंड में। इनकी पत्नी नीलिमा, जो कि खुद एक मॉइस्ट है, उन पर 25 लाख रुपए की राशि थी। लेकिन खबर ये मिल रहा है कि इन्होंने तेलंगाना में अपना आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि झारखंड में लगातार जिस तरह से नक्सली अभियान चलाए जा रहे थे, उसके बाद सरजू का इलाका, जो कि इनका एक बड़ा सेफ ठिकाना माना जाता था, उन इलाकों में लगातार कॉर्डन किए जा रहे थे। हाल के दिनों में आप देखें तो झारखंड में लगातार नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर छिपने की बहुत सारी अच्छी जगह नहीं है। जो दूसरा सबसे बड़ा नेता है प्रशांत बोस, उसके खिलाफ भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कहा यही जा रहा है कि अब इनके पास छिपने की जगह नहीं है। साथ यही कारण है कि तेलंगाना में वो उन्होंने सरेंडर किया है। जो दूसरा पहलू है विभाग, वो ये कहा जा रहा है कि अब ये उम्रदराज भी हो गए हैं। अब उम्र की वजह से भी इनको शायद जंगलों में मूवमेंट करने में दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से भी उन्होंने सरेंडर किया है। चूंकि मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं, सुधाकर ने शायद संभवतः वहां पर सबसे आसान समझा होगा और उन्होंने वहां पर सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले को लेकर अब तक पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, तो राजेश, ये ऐसे इस रूप में ही देखा जाए, क्योंकि ये जो नक्सली है, इसके ऊपर झारखंड में 1 करोड़ का इनाम था, पत्नी के ऊपर 25 लाख का इनाम था, लेकिन आंध्रा से इसका संबंध था। इस बाबत इसने सेफ जोन यहां समझा और यहां सरेंडर किया गया, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो रही है। देखिए विभाग, जो हालात अभी बने हैं खासतौर पर इस सरकार में, झारखंड के तमाम जो ठिकाने हैं, चाहे वो सरांडा का इलाका हो या सरजू का इलाका हो, लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जो कोबरा बटालियन है खासतौर पर इसके लिए नियुक्त किया गया और लगातार हर जिले में इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। हाल के दिनों में लगातार जो उड़ीसा, माफ करें, जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, जो दंतेवाड़ा का इलाका है, वो भी एडजॉइनिंग इलाका झारखंड सटा हुआ, वहां भी लगातार अभियान चल रहे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, फिलहाल वहां पर नक्सली बैकफुट पर हैं। कुल मिलाकर झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली लगातार पीछे जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि शायद दबाव के कारण सुधाकरण ने सरेंडर किया होगा, ऐसे उम्मीद किया जा रहा है। अगर झारखंड में वो सरेंडर करते तो 1 करोड़ रुपए की राशि थी उनके सर पर, तो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है, पुलिस के लिए राहत वाली बात जरूर कही जा सकती है। लेकिन सुधाकरण अगर तेलंगाना में सरेंडर किए हैं तो अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यहाँ पर फिलहाल शकुन वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड संपादक राजेश तोमर जानकारी देते हुए कि हालांकि पुलिस अब इसको लेकर पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन टॉप नक्सली नेता सुधाकरण और उसकी पत्नी नीलिमा के तेलंगाना में सरेंडर करने की खबर आ रही है। दोनों के ऊपर ही इनाम घोषित किए गए थे सरेंडर करने के बाद। ये बताया जा रहा है कि चूंकि तेलंगाना से का वास्ता और उम्र दराज होने की वजह भी इसके पीछे एक कारण मानी जा रही है, जिस बाबत ये खबर इस वक्त, जहां सुधाकरण ने अपनी पत्नी नीलिमा के साथ तेलंगाना में सरेंडर किया है। बिहार के डीजीपी के दावे को हर रोज अपराधी चुनौती दे रहे हैं। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर अपराधी ये बता रहे हैं कि उनके दावों में फिलहाल दम नहीं है। पुलिस को अभी और मुस्तैद होने की दरकार है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दिन दहाड़े पटना के व्यस्ततम इलाके में अपराधियों ने 10 लाख की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कलाकारी करेगा मेरे साथ और जनता के साथ मजाक करेगा, कानून के साथ मजाक करेगा, खराब पदाधिकारियों को संरक्षण देगा और अपने व्यक्तिगत हित की बात सोच करके काम करेगा, तो देखिए मैं क्या करता हूं। आप हमको 1 सप्ताह समय दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर मैं क्या करता हूं, देखिए आप। तो बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। आप इंतजार तो कीजिए, अभी तो शुरुआत है। इस दावे के 24 घंटे भी नहीं बीते थे
कि अपराधियों ने सूबे के सीने पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर नए डीजीपी साहब को सलामी दी है और बता दिया है कि मौजूदा पुलिसिंग को अभी और मशक्कत की दरकार है। तारीख 11 फरवरी, वक्त दिन के तकरीबन 12 बजे। पटना के कदमकुआ इलाके में 10 लाख की लूट। बेखौफ अपराधियों ने हथियार के दम पर पेपर कारोबारी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की। लूट की इतनी बड़ी वारदात को पटना के गोलंबर चौक के पास अंजाम दिया गया। पटना पुलिस को मौकाए वारदात से पिस्टल का एक मैगजीन मिला है, जिसके सहारे पुलिस अपराधियों के मान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कदमकुआं थाना क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति हैं जो अपना कुछ जो है किसी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से परहैप्स कुछ राशि जो है वो निकाल करके जा रहे थे और रास्ते में कुछ 2-3 अपराध कर्मियों द्वारा अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उनसे जो है पैसा छीना गया है। अभी तक यही इनपुट है और इस पे आगे जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 दिनों में बड़ी वारदातों पर एक नजर डालें तो दिन दहाड़े पटना में 10 लाख की लूट, 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर में 5 करोड़ का सोना लूटकांड, 10 फरवरी को पूर्णिया में AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर और बड़ी मात्रा में कारतूस का बरामद होना। आए दिन मर्डर की खबरें ये बताने के लिए काफी है कि अपराधियों के दिल से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। बावजूद इसके सत्ता इस गुमान में है कि बिहार में सुशासन का राज है। घटनाएं हुए वो घटनाएं तो होती रहती हैं और मीडिया में बात भी होती है, सरकार के प्रायोरिटी पर भी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिहार इतने बड़े राज्य में अपराध की घटना बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा तो शायद ही कभी हो पाए ना हो पाए, लेकिन ओवरऑल स्थिति यहाँ पर पहले के मुकाबले बेहतर है। 2004 के मुकाबले, 2009 के मुकाबले, 2015 के मुकाबले। अपराध के आंकड़े सत्ता और पुलिस महकमे की छाती को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन ये 16 आने सच है कि बिहार के लोगों का सुकून सांसद में है। ये खाकी और खादी दोनों को समझना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ विरजम पांडे की रिपोर्ट। और बड़ी खबर गया से, जहां पर प्रेमी युगल की हत्या कर दी गई है। युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। दोनों की हत्या कर नदी के पास इनको जला दिया गया। पुलिस ने इनके शवों के अवशेष को बरामद किया है और फिलहाल जांच में जुटी है। इस पूरी घटना के बाबत युवती के पिता, चाचा और भाई की गिरफ्तारी हुई है। मुफस्सिल थाना के पैमार के पास की यह घटना, जहां पर प्रेमी युगल की हत्या कर उसके शव को नदी के पास जला दिया गया। अवशेष बरामद करने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर परिवहन विभाग की लापरवाही ने 2 अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल एक नंबर की 2 गाड़ी 2 अलग अलग अधिकारियों को अलॉट कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब दोनों अधिकारी समाहरणालय में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। दोनों गाड़ियां डीएम कार्यालय के सामने अगल बगल में ही पार्किंग के लिए खड़ी कर दी गई थी। एक गाड़ी पर बिहार सरकार के ज्वाइंट रजिस्ट्रार CS भागलपुर का बोर्ड लगा हुआ था, जबकि दूसरे पर ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का बोर्ड लगा है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिवहन विभाग के अधिकारी ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। पूरी घटना पर MVI ने मानवीय भूल या चोरी की गाड़ी होने का शक जाहिर करते हुए मामले की जांच की बात कही है। निबंधन संभवतः या गलत होगा, अब उसकी जांच चल रही है। अभी तो दोनों की चाबी उपलब्ध नहीं हो पाई है, ताकि चेसिस नंबर से मिलान किया जाए कि कौन सही है। तो तत्काल दोनों गाड़ी जब्त रहेगी। जिसका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको मुक्त कर दिया जाएगा और जिनकी कमी पाई जाएगी उनकी जांच होगी। एक नंबर की 2 गाड़ी हो ही नहीं सकती है, या तो ये मानव चूक है या जानबूझ के किया हुआ गलती है। और बड़ी खबर पटना में मुख्यमंत्री आवास पर JTU की बैठक, जिसमें सीएम आवास पर 7 बजे NDA भी इसमें शामिल होगी और मंथन किया जाएगा। जी हां, उस दौरान बैठक में JTU के साथ BJP LJP के विधायक भी मौजूद होंगे। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहेंगे। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति किस तरीके से रहने वाली है, कैसे विपक्ष पर हमलावर बना जाएगा, विपक्ष के आक्रामक तेवर का जवाब कैसे दिया जाएगा, इसको लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा।
तो बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति क्या कुछ रहने वाली होगी, इस पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। विपक्ष के आक्रामक तेवर का जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, जेडीयू की बैठक की शुरुआत हो चुकी है क्या? क्योंकि 7 बजे एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो इसमें शामिल होंगे, लेकिन जेडीयू की बैठक उससे पहले, और ऐसे में जेडीयू की किस तरीके से रणनीति रहती है वो भी खास होने वाली है। देखिए विभा, 6 बजे का वक्त दिया गया था जेडीयू विधायक दल की बैठक का, लेकिन अभी भी विधायकों और मंत्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी कई सारे विधायक हैं जेडीयू के जो नहीं पहुंचे हैं और कुछ देर के बाद बैठक शुरू होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जो वक्त बताया गया था 6, अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है। बहरहाल इससे बैठक, जेडीयू के बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के विधायक, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है दोनों बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कल आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई, कल बिहार का बजट पेश किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल आनंद, क्या इसे इस रूप में देखें, इसे इस रूप में समझने की कोशिश करें, चूंकि ये छोटा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का ये सत्र जो है वो छोटा रहने वाला है, 20 तारीख तक ही ये सत्र चलेगा। ऐसे में विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे, कैसे उसका काट ढूंढा जाएगा, साथ ही साथ अपनी एकजुटता भी, एनडीए की एकजुटता भी उस सदन में मजबूती से निखर कर सामने आए, इसकी भी कोशिश होगी। बिल्कुल विवाह, आपने जो सबसे अंतिम बात बताया वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए विधायक दल की बैठक ये दर्शाता है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। वही दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बहरहाल एनडीए में भी सीटों की स्थिति साफ साफ तस्वीर नहीं हो पाई है, लेकिन एनडीए विधायक दल की बैठक ये बताने को काफ़ी है कि एनडीए एकजुटता दिखाने की कोशिश करे, अपने विधायकों में जोश भरने की कोशिश करेगी। और एनडीए विधायक दल को इस बारे में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 3 मार्च को गांधी मैदान में एनडीए की बड़ी रैली होने वाली है, तो उस तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में हो सकता है कि चर्चा हो। इसके अलावा 10 दिन का जो बजट सत्र है वो बेहद हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष की पूरी कोशिश रही कि लोकसभा चुनाव के पहले सत्र को, बजट सत्र को सरकार के जितना भी कमियां हैं वो उजागर करने की कोशिश करेंगे। सत्ताधारी दल उसे कैसे जवाब दे, कैसे पलटवार करे, इस बारे में भी रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति रह सकती है एनडीए की, कैसे मैदान में क्षेत्र में जाना है, कैसे मतदाताओं को समझाना है, वो तमाम तरह की चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एनडीए विधायक दल की बैठक बहुत दिनों के बाद हो रही है। और बिल्कुल, और ये बैठक इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है आनंद की सत्ता पक्ष इस बात को बखूबी समझ रहा है कि विपक्ष कितना आक्रामक रह सकता है, उनके सवालों का जवाब किस रूप में दिया जाए, और ऐसे में तमाम विधायकों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल विभा, बिल्कुल देखिए, एनडीए विधायक दल की बैठक में उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा जो विपक्ष को परेशान कर सकता है। साथ में सत्ताधारी दल को किन मुद्दों पर और कैसे पलटवार करना है, ये बातें भी सामने होंगी। तो इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक को नीतीश कुमार भी संबोधित करेंगे, सुशील मोदी भी संबोधित करेंगे। तो एनडीए की एकजुटता के साथ साथ वो संदेश भी जाएगा एनडीए विधायकों को कि हमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे क्या कुछ तैयारी करनी है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैमरामैन दीपक से आग्रह करेंगे, जो विधायक और मंत्री हैं वो लगातार आ रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी विभा, और उस बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार भी इस एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को जाना जाता है। और नीतीश कुमार का संबोधन क्या कुछ दिशा निर्देश देता है एनडीए विधायकों को, ये महत्वपूर्ण है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख को रैली, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मार्च को रैली भी होने वाला है। इस पर भी एनडीए की नजरें टिकी हुई हैं, विरोधी दल की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर आएंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कैसे लाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। कई सारे विधायकों को इसके बारे में टास्क भी दिया जा सकता है। तो तमाम तरह की बातें इसमें उभरेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बजट सत्र की जो शुरुआत हुई है, इस 10 दिनों में, बजट एक दिन तो आज खत्म हो गया, 9 दिनों में कैसे बजट सत्र में विरोधियों पर हमला बोल रहा है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित होने वाला है। वो विधेयक है 10% जो गरीब सवर्णों को आरक्षण की घोषणा नीतीश कुमार की सरकार ने की, कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया, उसे सदन में पारित करवाना है। तो उसमें आरजेडी का रुख क्या रहेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो उस रणनीति से कैसे निपटा जाए, सवर्ण आरक्षण के बहाने मतदाताओं को कैसे मैसेज देने की कोशिश करेगी एनडीए, ये भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये तमाम सारे वो मुद्दे रहेंगे जो आज एनडीए विधायक दल की बैठक में उठने की पूरी संभावना है। और नीतीश कुमार का टिप्स एनडीए विधायकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि विकास का एजेंडा अभी भी एनडीए की तरफ से सबसे आगे रखा गया है। तो विकास का मुद्दा के बहाने
एनडीए विधायक दल के जब नेता अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो उन्हें समझाने में आसानी होगी। तो नीतीश कुमार का संबोधन एनडीए विधायकों को किस रूप में मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा विभाग। बिल्कुल, और बार बार शायद इसी तरफ इशारा भी किया जाता रहा है कि एक वो ऐसी बैठक बहुत जरूरी है जिसमें सभी साथ हों, वो मंत्र सबके लिए एक साथ गूंजे और फिर वही जाकर जनता के बीच में, लोगों के बीच रखा जा सके बखूबी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बगहा पहुंचे। यहां उन्होंने 366 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही बगहा और रक्सौल के साथ बिहार को एनएच से जुड़े तमाम योजनाओं का तोहफा मिला। नितिन गडकरी ने कहा कि अब बिहार में इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी और किसानों के तैयार तेल से देश में जहाज उड़ रहे हैं। बिहार सरकार सहयोग करे तो हवा में उड़ने वाली बस चलाएंगे, 100% करप्शन फ्री रोड बनाएंगे। ये काम होने का श्रेय अगर किसी को है तो सतीश चंद्र दूबे जी को। अगर वो पीछा नहीं पड़ते और मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते और मुझे ये नहीं पूछते कि कितने बार मैं आपके पास आऊं तब मेरा काम होगा, तो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा आपके लिए जरूर किया है कि आपको न्याय मिले और आज उनकी मांग पूरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के नवसारी से पुलिस ने बंद हुए पुराने नोटों की बड़ी खेप को पकड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में 500 और 1000 के नोट हैं। गड्डी की गड्डी नोट, एक के ऊपर एक गड्डी, नोट इतने कि टेबल पड़ गई छोटी। जी हां, नोटों की गड्डी देखकर आपको बहुत कुछ याद आया होगा। 8 नवंबर 2016 से ऐसे नोटों का चलन बंद हो चुका है। ये नोट अब कागज के टुकड़े भर रह गए हैं। काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने इन नोटों को अर्थव्यवस्था से तो बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ शातिर इन नोटों को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। यही वो लोग हैं जो इन पुराने नोटों की गड्डी के सौदागर हैं। पुलिस को इनकी सूचना पहले से ही थी और चेकिंग के दौरान ये सभी शातिर धर लिए गए। कार से 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद हुए। 3.5 करोड़ के पुराने नोट जब्त किए गए। बरामदगी में 13,432 पुराने 500 के नोट हैं। 1000 के कुल 43,300 पुराने नोट हैं। हम लोगों ने एक जितेंद्र रंकनिधि पाणीग्रही, फकीर गुलाम भाई मोटरवाला, मोहम्मद मोमिन, मोहम्मद याकूब शेख और अल्ताफ अयूब शेख को एक एक्सेंट कार नंबर MH04JK8398 के साथ कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की पुरानी चलनी नोट जो हमने चलन में से रद्द हुई है वो आज हमने बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी बिलीमोरा के पास चेकिंग के दौरान पकड़े गए और कार की तलाशी के दौरान ये सफलता मिली। नोटों के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई और आरोपियों से पूछताछ कर नोटों के मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में नगर निगम की ओर से स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। शहरी समृद्धि उत्सव के तहत आयोजित इस फूड फेस्टिवल में लगभग 4000 स्ट्रीट फूड वेंडरों ने अपने सामानों का प्रदर्शन किया। साथ ही एचएसजी की ओर से भी निर्मित उत्पादों को प्रदर्शन में लाया गया। साथ ही 500 महिलाओं के बीच प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। एसएचजी महिलाओं के बीच बस की चाबी भी सौंपी गई। फूड विक्रेता लोग हैं जो स्ट्रीट पे अपने अपने जौहर दिखाते हैं और अपने उम्दा हाथों से जो लोगों का ध्यान रखते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा मान सम्मान और उनके जीवन को और अपलिफ्ट किया जाए, इसका हम लोग ध्यान में रख कर के ये काम कर रहे हैं। मैं स्वयं सहायता समूहों का जो है रिवॉल्विंग फंड और वित्त पोषण करना, उनको विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जितनी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर, साथ ही news18jharkhand.com पर। नमस्कार।